डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की चर्चा का विषय है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं पाश्चात्य शैक्षिक संप्रदायों के विचारकों के बारे में। पूर्व में हमने प्लेटो के शैक्षिक विचार पर चर्चा कर ली है। आज की चर्चा का विषय है रूसो। रूसो की चर्चा हम कुछ बिंदुओं पर करेंगे। रूसो का जीवन परिचय, रूसो की प्रमुख कृतियाँ, रूसो का सामाजिक दर्शन, रूसो का शिक्षा दर्शन। सर्वप्रथम हम रूसो के जीवन वृत्ति या जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जनेवा नामक नगर में एक सम्मानित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक फ्रांसीसी घड़ीसाज थे। जन्म के तुरंत बाद रूसो की माता का देहांत हो गया। उनकी देखभाल उनकी चाची ने की, जो लापरवाह थीं। उनके पिता और भी लापरवाह थे। वे व्यर्थ के उपन्यास पढ़ते थे। रूसो को इन उपन्यासों से कल्पना, संवेदना एवं बचपन में ही अधकचरी प्रौढ़ता मिली। इस तरह से रूसो ने स्वच्छंद जीवन बिताना शुरू कर दिया। निरुद्देश्य इधर उधर भ्रमण करने के दौर में वह स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य से काफ़ी प्रभावित हुए। इसका अमिट प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। साथ ही स्वच्छंदता के दौर में वह बुरी संगति में आ गए और कई दुर्गुण उनके व्यक्तित्व में आ गए। 12 वर्ष की अवस्था में रूसो घर से भागकर छोटी मोटी नौकरी करने लगे। कुछ दिनों तक एक स्वच्छंद पर आकर्षक महिला मैडम वारेंस के साथ सेवाएं में रहे। बाद में थेरेस लिवेसियोर नामक महिला से विवाह कर वह पेरिस में आ गए। जो दिन रूसो ने घुमक्कड़ी में बिताया, उन्हीं में उनके मस्तिष्क एवं हृदय पर प्रकृति प्रेम की अमिट छाप पड़ी। इन्हीं दिनों निर्धनों और शोषितों के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति की लहर पैदा हुई। बीच में उन्होंने मिल्टन, लॉक, हॉब्स जैसे प्रसिद्ध दार्शनिकों की पुस्तकों का अध्ययन किया। फ्रांस की सामाजिक राजनीतिक स्थिति, रूसो के अपने अनुभव तथा इन विद्वानों की कृतियों के सम्मिलित प्रभाव से रूसो के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। रूसो को सर्वप्रथम तब प्रसिद्धि प्राप्त हुई जब उन्होंने डिजान एकेडमी की निबंध प्रतियोगिता में 1750 ईस्वी में हेज द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करंट ऑफ प्यूरिफाई मोरेलिटी, अर्थात विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम नैतिकता में वृद्धि या गिरावट है। रूसो का उत्तर था, विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता में गिरावट लाई है।
इस निबंध के कारण कल तक का भटकता इंसान अनायास ही प्रसिद्ध हो गया। रूसो अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं जैसे द न्यू हेलवायस, द एमिल तथा द कॉन्फेंस के कारण एक महान दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हुए, पर उनके जीवन के अंतिम दिन कष्टों में बीते। वह अपमानित होकर इंग्लैंड, जनेवा तथा फ्रांस में भागते फिरते रहे। अंततः 1778 ईस्वी में फ्रांस में उनकी मृत्यु हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारक रूसो के क्रांतिकारी विचार थे। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था, रूसो के बिना फ्रांस की क्रांति संभव नहीं थी। रूसो को न केवल एक दार्शनिक के रूप में वरन महान क्रांतिकारी के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अब हम रूसो की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेस एंड आर्ट्स, द ओरिजिन ऑफ इनक्लेवेलिटी एमंग मेन, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द न्यू हेलवायस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द एमिल, कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, द कॉन्फेंस आदि। हम आगे रूसो के सामाजिक दर्शन पर अध्ययन करेंगे। रूसो रूमानी प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रतिपादक थे। इनके अध्ययन का विषय सृष्टि की संरचना न होकर सृष्टि की आह्लादकारी प्रकृति तथा मानव प्रकृति है। इस विचारधारा को प्रकृतिवादी केवल इन अर्थों में कहा जा सकता है कि यह सामाजिक कृत्रिमता का विरोध करता है तथा मानव के प्रकृति जीवन को श्रेष्ठ मानता है। दार्शनिक दृष्टि से यह संप्रदाय आदर्शवाद के समीप है, क्योंकि रूसो ने प्रकृति को ईश्वर की कृति माना है। 18वीं शताब्दी की सामाजिक कृत्रिमताओं, वर्गभेद, धार्मिक अंधविश्वास और राजनीतिक निरंकुशता से उठकर रूसो प्रकृति की ओर लौटने का नारा देते हैं। तत्कालीन समाज को वह सारी बुराइयों का जड़ मानते हैं। उनका मानना है कि समाज के नियम प्रकृति के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक नियमों पर आधारित होने चाहिए। रूसो ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि प्रकृति पर अधिकार उसके नियमों पर चलकर नहीं किया जा सकता। रूसो का मानना था कि पूर्व में मानव निश्चल और अज्ञानी तो था, पर उसका जीवन शांत और सरल था। उसकी आवश्यकताएं अल्प थी, अतः वह उन्हें आसानी से संतुष्ट कर लेता था। लेकिन यह सुखद स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही और उसकी लालसाएं बढ़ती गई, जिसने अपने अधिकार को स्थापित करने हेतु सभ्यता का विकास किया। निजी संपत्ति पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। इस कृत्रिम आवश्यकता ने ही लोभ की प्रवृत्ति को जन्म दिया। समाज का वर्गों में विभाजन होने लगा। एक तरफ तो प्रभुत्व वाले व्यक्ति थे और दूसरी ओर दास या गुलाम। अतः रूसो सभ्यता को एक भारी भूल मानता है तथा समाज को सारी बुराइयों का जड़। रूसो कहते हैं, बच्चा जन्म
स्वतंत्र प्राणी के रूप में लेता है, पर उसे सभी ओर से जंजीरों में बांध दिया जाता है। अतः रूसो का कहना है कि समाज और अधिक पतन से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज का पुनर्गठन मूल प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाए। राज्य के नियम नागरिकों की सहमति के आधार पर बनने चाहिए, न कि उनके प्रतिनिधियों की राय के आधार पर। रूसो का मानना था कि धर्म के संदर्भ में व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। रूसो मानव को जन्मजात अच्छा मानते हैं। मानव समाज के संपर्क में आकर बुराइयों को ग्रहण करता है। यह घोषणा करता है, प्रकृति के हाथों आने वाली हर चीज़ अच्छी होती है। मानव समाज हस्तक्षेप करता है और वह दूषित हो जाती है। रूसो के अनुसार अच्छाई, सहानुभूति, दया, न्याय आदि गुण मानव में जन्मजात होते हैं। आवश्यकता है इन गुणों को समाज की बुराइयों से बचाए रखने की। रूसो के शिक्षा संबंधी विचार या रूसो का शैक्षिक दर्शन। रूसो बालक के प्राकृतिक विकास में विश्वास रखते हैं। वह नहीं चाहते कि बालक को अध्यापकों के निर्देशों पर चलाया जाए तथा किताबी ज्ञान को उसने अनुचित बताया है। रूसो के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। उनका विचार है कि प्रत्येक बालक को सभ्य की अपेक्षा प्राकृतिक मानव होना आवश्यक है, क्योंकि उसका प्राकृतिक वातावरण में अच्छा विकास हो सकेगा। कृत्रिम वातावरण उसकी प्राकृतिक उन्नति में बाधा डालती है। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ। रूसो द्वारा वर्णन किए गए शिक्षा के अर्थ को पाल मुनरो ने अपने शब्दों में इस प्रकार वर्णित किया है। शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया न होकर प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक आंतरिक विकास है, न कि बाहर से होने वाली वृद्धि। यह विकास आंतरिक प्रकृतिदत्त शक्तियों तथा रुचियों के क्रियाशील होने से होता है, न कि किसी बाहरी शक्ति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। यह प्राकृतिक शक्तियों का प्रसार है, न कि ज्ञान की प्राप्ति। ये सभी विचार रूसो की आधारभूत शिक्षा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो कृत्रिमता में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। वह चाहते हैं कि बालक को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तथा उसके प्राकृतिक विकास में किसी प्रकार से बाधा न डाली जाए। रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य। रूसो शिक्षा द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। शिक्षा बालक को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने में सहायक हो, बालक के शारीरिक विकास में स्वाभाविकता लाए, बाल्यावस्था की शिक्षा अनुभवों पर आधारित हो, किशोरावस्था में बालक के बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाए, पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा करके सीखने तथा निरीक्षण पर बल देना चाहिए।
युवा अवस्था में आध्यात्मिक विचारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा द्वारा पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम या कैरिकुलम की चर्चा करेंगे। रूसो निश्चित पाठ्यक्रम का विरोध करते हैं। वे चाहते थे कि पाठ्यक्रम लचीला या फ्लेक्सिबल हो, बालक की रुचियों योग्यताओं के आधार पर होना चाहिए तथा बालक की शिक्षा तथा आयु के स्तर के साथ साथ बदलती रहनी चाहिए। रूसो ने पाठ्यक्रम को विभिन्न सोपानों में बांटा है। विद्यार्थी जीवन के सोपान या शैक्षिक जीवन में बालकों के कैरिकुलम के सोपान। रूसो ने विद्यार्थी के जीवन को 4 भागों में बांटा है। शैशवावस्था, इसे 1 से 5 वर्ष की अवस्था माने हैं। बाल्यावस्था, इसे 5 से 12 वर्ष की अवस्था माने हैं। किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था, इसे 12 से 15 वर्ष तथा किशोरावस्था इसे 15 वर्ष से आगे की अवस्था माने हैं। शैशवावस्था का पाठ्यक्रम 1 से 5 वर्ष में शारीरिक विकास की क्रियाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे बालक का शरीर स्वस्थ रहे। यदि बालक का शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मस्तिष्क भी शक्तिशाली होगा। दूसरा है बाल्यावस्था। 5 से 12 वर्ष में शारीरिक विकास के साथ साथ रुचियां जानने से संबंधित विषय होने चाहिए। उसके लिए व्यायाम, खेलकूद, संगीत, कुश्ती तथा अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस अवस्था में भाषा ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। तीसरा है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। 12 से 15 वर्ष के लिए भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, संगीत, भाषा और सामाजिक शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन आवश्यक बताया, क्योंकि इन विषयों के आधार पर बालक का बौद्धिक विकास संभव है। और चौथा है किशोरावस्था। यह 15 वर्ष से आगे की अवस्था है। इस अवस्था के लिए भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र आदि विषयों पे अध्ययन पर बल दिया। उसने एमिल के 5वें भाग में स्त्री शिक्षा के विषय में भी कहा है। प्रारंभ में उनके शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाए, बाद में उनके लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, नृत्य, गृह कार्य, धर्म, नीति आदि की शिक्षा दी जाए। उनका मानना था एक शिक्षित नारी अपने पति, परिवार, मित्रों, बच्चों एवं नौकरों सबके लिए दुखदायी प्लेग के समान है। शिक्षण विधियाँ। हम रूसो के अनुसार शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। रूसो ने मुख्यतः 2 शिक्षण विधियों पर बल दिया है। पहला है अनुभव के द्वारा सीखना और दूसरा है करके सीखना। आगे हम रूसो के अनुसार अनुशासन पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा में अनुशासन का कितना महत्व है या कितना अनुशासन होना चाहिए। रूसो प्राचीन अनुशासन के ढंग का विरोध करते हैं। उनके अनुसार बच्चों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता अच्छी चीज़ है,
अतः आंतरिक अनुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि बच्चा गलती करता है तो प्रकृति उसको स्वयं दंड देगी या फिर वह गलती नहीं करेगा। जैसे बच्चा यदि आग को छूता है तो वह जल जाएगा और भविष्य में कभी आग को नहीं छुएगा। रूसो के अनुसार विद्यालय या स्कूल। रूसो नहीं चाहता है कि विद्यालय एक कृत्रिम तथा कठोर बंधनों वाली संस्था हो, बल्कि विद्यालय ऐसा हो जिसमें बालक के विकास के लिए उचित वातावरण होना चाहिए। बालक को स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिए। वह न तो निश्चित पाठ्यक्रम चाहता है, न ही समय सारणी। इसी के प्रभाव के कारण इंग्लैंड के सभी पब्लिक स्कूलों में स्वशासन प्रणाली प्रचलित है। रूसो के अनुसार शिक्षक बालक की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, अर्थात उसने बालक को प्रमुख तथा शिक्षक को गौण माना है। उसने प्रकृति को ही बालक का सच्चा शिक्षक माना है। शिक्षक को केवल यह चाहिए कि बालक के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर सके। आगे हम चर्चा करेंगे रूसो का शिक्षा में योगदान विषय पर। रूसो का शिक्षा में योगदान। रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया। उनके अनुसार बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बालक की अवस्थाओं के अनुकूल पाठ्यक्रम होने चाहिए। रूसो ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। शिक्षा में अनुशासन स्थापना के लिए दमनात्मक विधि को अनुचित बताया। यथार्थ ज्ञान को महत्व दिया। नैतिक एवं चारित्रिक विकास अनुभव तथा अभ्यास के आधार पर बताया। शिक्षा प्रक्रिया में बालक के कृत्रिम विकास पर बल दिया। स्त्री शिक्षा के लिए केवल शारीरिक विकास तथा व्यवहारिक ज्ञान ही उचित बताया। उन्हें अधिक शिक्षा न दी जाए। पॉल मुनरो के शब्दों में रूसो के विचारों का आधुनिक शिक्षा जगत में बहुत सम्मान है। उसकी बाल केंद्रित शिक्षा के प्रचार आधुनिक शिक्षा शास्त्र का मूल मंत्र बन गया है। रूसो की पुस्तक एमिल शैक्षिक साहित्य की प्रमुख निधि है। रस्क के अनुसार जिस दृढ़ता से रूसो ने एमिल में अपने विरोधों की रूपरेखा प्रस्तुत की है वह आकर्षक है और उसने शैक्षिक साहित्य में इनका अस्थायी स्थान बना दिया है। रूसो के सामाजिक और शैक्षिक दर्शन के उपरांत डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए कुछ गृह कार्य या वर्क टू होम है। इसमें पहला इनके लिए टास्क है। रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय एवं अनुशासन की व्याख्या कीजिए। रूसो एक प्रकृतिवादी दर्शन शास्त्री हैं, कैसे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के पाठ्यक्रम को समाप्त करता हूँ।